हेलो हेलो जी सनम, हम आ गए लेक्चर नंबर 4 लेके। जी हाँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 के लेक्चर नंबर 4 में सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर फ्लैश कर रखा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 का हेलीकॉप्टर व्यू AS1 के लेक्चर 1 में, जहाँ से हमने शुरुआत की थी। 3 लेक्चर साथ में फिनिश करके हम अपनी यात्रा को चौथे लेक्चर तक ले आए हैं। सबसे पहले मैं आप सभी बच्चों को धन्यवाद देना चाहूँगा, शाबाशी देना चाहूँगा, कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि आपने कॉन्सेप्चुअल पार्ट जो है वो पूरा अच्छे से कवर अप कर लिया है। आपने बहुत अच्छे से चीज़ों को अपनी ग्रिप में ले लिया है। हेलीकॉप्टर व्यू की अगर हम बात करें तो प्यारे प्यारे चेहरों, प्यारे प्यारे बच्चों, मासूम दिल के सच्चों, स्टेप नंबर 1 कॉन्सेप्ट बिल्डिंग स्टोरी खत्म है। हमने एक AS1 सीखा किस स्टोरी के माध्यम से? सर राहुल और उसकी शादी का स्वयंवर के माध्यम से। राहुल और उसकी शादी के स्वयंवर के माध्यम से। वो शे और सह में थोड़ा दिक्कत हो गई। फिर हमने नोट्स रीडिंग सारी कर ली, सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए, यस सर जी, और कहानी को पूरा लिंक कर दिया। आप पाएंगे कि हमने गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूअल, इन सबको कवर अप करने के लिए खूब डिटेल के अंदर एग्जाम्पल्स लिए। खूब अच्छे तरीके से हमने एक एक वर्ड पर समय लगाया है। प्रिंसिपल, मेथड, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूअल, प्रूडेंस, डेप्रिसिएशन, बहुत सारा बेस भी अकाउंट्स का हम अपना सुधारते हुए आए। और जैसा आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्टेप नंबर 3 इज क्विक रिवीजन। ये क्लिप अलग रहेगी बच्चों, क्विक रिवीजन वाली। हम इस क्लिप को आपको अलग से भी प्रोवाइड करा देंगे। ये हमारी क्लास का हिस्सा तो रहेगी ही रहेगी, जब अभी मैं क्विक रिवीजन शुरू करूंगा बहुत जल्दी, कुछ ही सेकंड्स के अंदर। फिर हम क्या करेंगे, इस क्लास में से वो क्विक रिवीजन वाले पार्ट को अलग करके एक क्लिप अलग आपको प्रोवाइड करा देंगे। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको पूरे AS की एक सांस में रिवीजन करनी, तो आपको ये नहीं ढूंढना पड़ेगा कि सर ने कौन से लेक्चर में रिवीजन कराई थी। अभी तो चलो तुम्हें याद है AS1 है कि चौथे लेक्चर में कराई है, पर आगे सिलेबस इकट्ठा हो जाएगा ना, इसलिए हर एक की क्विक रिवीजन की एक क्लिप आपको मिलती रहेगी, जो कि बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। वो सारी क्लिप्स भी आप अपने पास एक जगह संभाल करके रख लेना, कभी भी किसी की भी क्विक रिवीजन करनी हो तुरंत वो उठाए, और एग्ज़ाम टाइम में भी बहुत काम आएगी वो चीज़ आपकी, बहुत काम आएगी वो चीज़ आपकी। यस सर। और रिवीजन किस प्रकार से रहेगी? पूरी स्टोरी बस दोबारा से सुनाऊंगा, पूरी स्टोरी को फिर कॉन्सेप्ट से लिंक कराऊंगा, और कॉन्सेप्ट आपको याद करा देंगे साथ के साथ। वैसे तो अभी तक हो ही गए होंगे, रिवीजन टाइप में एक बार याद करा देंगे, दोबारा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वो तो रिपीटिशन हो जाएगा। क्विकली कराएंगे, लेकिन जितना पढ़ा दिया सारा रिवाइज करा देंगे। कहने का मतलब ये है। तो क्या आप तैयार हैं बच्चों? KGF मूवी देखी है? हाँ, KGF में वो वहाँ उनके गढ़ में चला जाता है हीरो, फिर काफ़ी समय तक वहाँ के अन्याय को देखता रहता है क्योंकि उसके पास इतनी ताकत नहीं होती। फिर धीरे धीरे अपनी ताकत इकट्ठी कर लेता है, और एक दिन क्या कहता है, हाँ अब मैं तैयार हूँ। तुमने पहले पहले लेक्चर में चुपचाप बैठे, लेक्चर के बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स को देखा, लेक्चर उसके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अन्याय को सहन किया। क्यों? तुम्हारे पास इतनी नॉलेज और ताकत नहीं थी, पर अब तुम्हारे पास पूरा कॉन्सेप्ट है, पूरी स्टोरी है, पूरी लिंकिंग है। अब तुम क्या कहोगे? अब हम रिवीजन के लिए तैयार हैं। यस सर जी, वी आर द रेडी। चलो तो बच्चों, मैं ज़रा एक बार स्टोरी नोट्स फ्लैश कर देता हूँ, पूरी स्टोरी रिवाइज, और देन सारे नोट्स रिवाइज और मेमोराइज। चलो ठीक है सर जी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 के हेलीकॉप्टर व्यू का स्टेप नंबर 3 क्विक रिवीजन हाजिर है आपके सामने। आंखें बंद कर लो बच्चों, बाब आ जाएंगे अब ध्यान वाले मोड में। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 को हमने किया शादी के एग्जाम्पल के माध्यम से। राहुल वो लड़का है जिसने शादी के प्रिंसिपल को स्वयंवर वाले मेथड से करने का फैसला लिया है, और आज उसका सपना साकार हो रहा है। 4 लड़कियां लाइन में खड़ी हैं, हेमा, रेखा, जया और सुषमा। अब राहुल को चुनना है कि राहुल किसे चुनेगा। तो राहुल के लिए 4 क्वालिटीज बहुत जरूरी हैं किसी भी लड़की में। लड़की गोरी चिट्टी होनी चाहिए, सुख दुख में साथ देने वाली होनी चाहिए, सच्चाई का साथ देने वाली होनी चाहिए, काम की बात करने वाली होनी चाहिए, फिजूल की बात ना करे। राहुल को वो सारी क्वालिटीज नजर आई जया के अंदर। राहुल ने जया को चुन लिया। अभी शादी नहीं हुई है क्योंकि शादी से पहले होगा प्री वेडिंग शूट। प्री वेडिंग शूट में इन्होंने फोटो तो खिंचवाई, लेकिन साथ ही साथ कुछ बातें तय भी करी कि मैं जॉब भी करूंगी शादी के बाद, दहेज नहीं
नहीं देना है। और ये भी लड़की ने राहुल को डिस्क्लोज कर दिया कि दहेज नहीं दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। राहुल ने कहा कोई परेशानी नहीं है। और जो ऐसे मुद्दे थे जिन्हें डिस्क्लोज करने की भी जरूरत नहीं है, जैसे लड़की लड़के के ही घर जाएगी, बॉय कट नहीं कराएगी, लड़कों के ही कपड़े नहीं पहनेगी, लड़कियों के ही कपड़े पहनेगी, इन बातों पर दोनों चुप रहे क्योंकि ये अज्यूम्ड है, इन बातों की कोई जरूरत है ही नहीं। उसके बाद जया और राहुल की हो जाती है शादी, लेकिन दुखद समाचार ये है कि कुछ समय बाद उनमें झगड़ा होने लगता है और बात पहुंच जाती है कोर्ट तक। कोर्ट में जज साहब पूछते हैं ठीक है तुम्हारा तलाक का एग्रीमेंट मैं तैयार कर रहा हूं, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम्हारे बच्चे हैं या नहीं। अगर वो कहते हैं कि हाँ बच्चे हैं तो फिर जज साहब पूछेंगे कितने हैं। अगर वो बता देते हैं इतने हैं तो जज साहब तलाक के एग्रीमेंट में लिखेंगे कि इतने बच्चे हैं और कौन सा बच्चा किसके साथ रहेगा। जज साहब फिर से पूछते हैं तुम्हारे बच्चे हैं, उन्होंने कहा बच्चे हैं लेकिन हमें पता नहीं कितने हैं। तो जज साहब ये एग्रीमेंट में यही फैक्ट लिख देंगे कि इन्हें खुद ही नहीं पता बच्चे कितने हैं। फिर जज साहब ने पूछा कि तुम्हारे बच्चे हैं, उन्होंने कहा नहीं, तो जज साहब ने कहा इग्नोर करो। लेकिन अगर लेडी प्रेग्नेंट है, बच्चा अगर पेट में है, तो जज साहब एग्रीमेंट में ये बात लिख देंगे कि बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ है लेकिन पैदा होने वाला है, और जब पैदा होगा तब किसके साथ रहेगा। ये हो गई पूरी कहानी, ये हो गई पूरी कहानी की रिवीजन प्यारे प्यारे बच्चों। चलो अब इसकी लिंकिंग कर दें नोट्स के साथ। यस सर, अब इसकी लिंकिंग कर दो नोट्स के साथ। AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज के क्लास नोट्स आपके सामने है। टॉपिक नंबर 1, व्हाट इज एन अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है। अकाउंट्स के प्रिंसिपल प्लस उन प्रिंसिपल्स को फॉलो किए जाने वाले मेथड, दोनों को मिलाकर के कहते हैं एक अकाउंटिंग पॉलिसी। जैसे कि अकाउंट्स में एक मेथड है, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करते हैं, कॉस्ट और NRV विचएवर इज लोअर। इस प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए, कॉस्ट निकालने के लिए जो मेथड आप फॉलो करेंगे वो फीफो या वेटेड एवरेज कोई भी हो सकता है। और कॉस्ट और NRV विचएवर इज लोअर का प्रिंसिपल प्लस इस प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए कॉस्ट को निकालने के लिए यूज किया जाने वाला मेथड, दोनों को मिला के बोलेंगे अकाउंटिंग पॉलिसी। ये हमारा सीन नंबर 1 हो गया। राहुल की शादी का प्रिंसिपल प्लस स्वयंवर मेथड इक्वल टू मैरिज पॉलिसी। अकाउंटिंग प्रिंसिपल प्लस अकाउंटिंग मेथड इक्वल टू अकाउंटिंग पॉलिसी। एज सिंपल एज दैट। उसके बाद टॉपिक नंबर 2, हाउ टू सेलेक्ट एन अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसी को सेलेक्ट कैसे करते हैं। कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी तब सेलेक्ट करी जाएगी जब उसमें ये 4 चीजें मौजूद होंगी। वो अकाउंटिंग पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो जिसकी वजह से ट्रू एंड फेयर व्यू बने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। वो अकाउंटिंग पॉलिसी प्रूडेंस के तहत होनी चाहिए। वो अकाउंटिंग पॉलिसी सब्सटेंस ओवर फॉर्म होनी चाहिए, सब्सटेंस ओवर फॉर्म को डिसोबे करने वाली नहीं होनी चाहिए। उस अकाउंटिंग पॉलिसी में मटेरियलिटी की भावना मौजूद होनी चाहिए, मटेरियलिटी से परे वो अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। ये वही 4 बातें हैं जो राहुल ने चुनी थी सीन नंबर 2 में। एक लड़की के अंदर गोरी चिट्टी का मतलब ट्रू एंड फेयर व्यू, सुख दुख में साथ देने वाली यानी प्रूडेंस, सच्चाई का साथ देने वाली यानी सब्सटेंस ओवर फॉर्म, और काम की बात करें फिजूल की बात ना करें यानी कि मटेरियलिटी। उसके बाद था कहानी में सीन नंबर 3 जिसमें प्री वेडिंग शूट पे वो 3 बातों पर चुप रहे थे कि लड़की लड़के के ही घर आएगी, लड़की लड़की का ही कट कराएगी और लड़की लड़की के ही कपड़े पहनेगी। यहीं से आपके आते हैं टॉपिक नंबर 3, 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल। ये कॉन्सेप्ट ऐसे है, अगर फॉलोड है तो चुप रहो, अगर फॉलोड नहीं है तो अलग से डिस्क्लोज करो। जया ने अगर दिल में ऐसी कोई भावना नहीं है कि भाई मुझे लड़के के ही घर जाके नहीं रहना, मुझे बॉय कट नहीं करानी, मुझे लड़कों के कपड़े नहीं पहनने, अगर ऐसी कोई भावना नहीं है तो ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर ऐसी कोई भावना है तो अलग से डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। बिल्कुल उसी प्रकार से अगर गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूवल, ये 3 बेसिक असम्पशंस हैं अकाउंट्स की, इन्हें अलग से डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। बट अगर ये फॉलोड नहीं है तो फिर इन्हें अलग से डिस्क्लोज किया जाएगा। गोइंग कंसर्न यानी ऐसा मान करके अकाउंटिंग की जाती है कि निकट भविष्य में बिजनेस जो है वो चलता रहेगा, बंद नहीं होगा। जैसे डेप्रिसिएशन, 10 लाख की आपने मशीनरी खरीदी, उसकी लाइफ है 10 साल, तो आप 10 लाख को डिवाइड कर देते हो 10 से और P&L में 10 सालों तक 1 लाख ट्रांसफर करते हुए चलते हो। तो जैसे ही आपने पहले साल खर्चा किया 10 लाख बट P&L में डाला केवल 1 लाख और आप ये कह रहे हो कि बचा हुआ 9 लाख आने वाले 9 सालों में P&L में डाल के चलेंगे, तो आपने क्या अज्यूम कर लिया कि 9 साल तक तो बिजनेस चलने ही वाला है। और ये अजम्पशन कि 9 साल तक तो बिजनेस चलने ही वाला है, आपको नोट्स टू अकाउंट्स में अलग से डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। AS1 कंपनियों से कहता है कोई दिक्कत नहीं है, अगर गोइंग कंसर्न फॉलोड है, अगर आप आने वाले सालों में बिजनेस को चलाने वाले हो तो अलग से नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोजर देने की कोई भी कैसी भी जरूरत नहीं है। पर अगर ये डिसोबेड होता, निकट भविष्य में कंपनी की प्लानिंग है बिजनेस को बंद करने की, तो क्या होता, फिर डिस्क्लोजर देना पड़ता। कंसिस्टेंसी, आपने कोई पॉलिसी अडॉप्ट करी, उसे लगातार चलाइए, बार बार चेंज मत कीजिए। और अगर आप एक पॉलिसी को पहले साल में अडॉप्ट करते हैं
और लगातार उसी को फॉलो करते आ रहे हैं तो आपको कोई सेपरेट डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है। ये अज्यूम्ड है कि आपने कंसिस्टेंसी को फॉलो किया है। बट अगर माय डियर फ्रेंड्स आपने कहीं कंसिस्टेंसी ब्रेक करी है, कोई पॉलिसी चेंज करी है, तो फिर आपको उसका डिस्क्लोजर अलग से देना पड़ेगा कि आपने कंसिस्टेंसी असम्पशन को ब्रेक किया है, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट को तोड़ा है। जैसे डेप्रिसिएशन निकालने के लिए दो मेथड हो सकते हैं हमारे पास, एक स्ट्रेट लाइन मेथड है और एक रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। आपने पहले साल अडॉप्ट किया स्ट्रेट लाइन मेथड, आप आने वाले सालों में भी स्ट्रेट लाइन मेथड ही फॉलो कर रहे हैं, कोई अलग से डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टर खुद समझेगा कि अगर नोट्स टू अकाउंट्स में कंसिस्टेंसी के बारे में कुछ नहीं लिखा तो मतलब पॉलिसी चेंज नहीं हुई है, सेम पॉलिसी फॉलोड है। पर अगर आपने कहीं मेथड चेंज कर लिया है, एसएलएम से डब्ल्यूडीवी में आ गए हैं या अपोजिट केस भी हो, तो आपको अलग से डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि आपने कंसिस्टेंसी ब्रेक करी है, आपने मेथड चेंज किया है। ऐसे ही अक्रूवल मतलब कैश और क्रेडिट दोनों टाइप की ट्रांजैक्शंस को कंसीडर किया जाएगा, केवल कैश ट्रांजैक्शंस के बेस पे अकाउंटिंग नहीं की जाती है। बट अगर आपने केवल कैश बेसिस पे अकाउंटिंग की है, केवल कैश ट्रांजैक्शंस को कंसीडर किया है, तो ऐसे केस में आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, नोट्स टू अकाउंट्स में लिखना पड़ेगा कि हमने केवल कैश बेसिस को फॉलो किया है, एक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग नहीं करी है। एक्रूवल बेसिस भी फॉलोड है तो डिस्क्लोजर मत दो, फॉलोड नहीं है तो डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। टॉपिक 4, डिस्क्लोजर इफ फॉलोड नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड। अगर गोइंग कंसर्न कंसिस्टेंसी एक्रूवल फॉलोड है तो कोई डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है, और अगर गोइंग कंसर्न कंसिस्टेंसी एक्रूवल फॉलोड नहीं है, इनमें से कोई एक, कोई दो या तीनों ही, तो डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर नोट्स टू अकाउंट्स में लिखना पड़ेगा कि हमने फलानी असम्पशन को तोड़ा है। यस सर जी। टॉपिक नंबर 6, ये हमारी कहानी का सीन नंबर 4। शादी हुई थी ना राहुल की जया से, शादी सबकी होती है, ऐसे ही AS1 सब पे लगता है। AS1 घर का पहला बच्चा है जो सबका लाडला है। AS1 इज एप्लीकेबल टू ऑल एंटिटीज, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विस, इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप एक ही बात है, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, सब के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 लगता है सभी को। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 की बातें मानना मैंडेटरी है। Thereafter topic number 5, how to disclose changes in accounting policies। अगर अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज आया है, आपने कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करी है, तो फिर उसको डिस्क्लोज कैसे करके चलेंगे। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल में ऊपर क्या लिखा हुआ था, अगर चेंज किया है तो डिस्क्लोज करना है, यहाँ पे क्या है, डिस्क्लोज कैसे करना है। अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज किया है तो फिर उसको डिस्क्लोज कैसे करना है, हाउ टू डिस्क्लोज। ये हमारी कहानी का है सीन नंबर 5, जज साहब वाला। जज साहब पूछते हैं बच्चे हैं, उन्होंने कहा हाँ, कितने हैं, इतने हैं। जज साहब लिख देंगे एग्रीमेंट में कि भाई कौन सा बच्चा किसके साथ रहेगा। फिर दोबारा आते हैं, जज साहब ने पूछा बच्चे हैं, उन्होंने कहा बच्चे हैं पर पता नहीं कितने हैं। जज साहब ने ये बात लिख दी कि बच्चे तो है पर इन्हें नहीं पता कितने हैं, तो मैं क्या बताऊं कौन सा बच्चा किसके साथ रहे। जज साहब ने अपने फैसले में यही बात लिख दी। दोबारा आते हैं, जज साहब ने पूछा बच्चे हैं, उन्होंने कहा नहीं। जज साहब कह रहे ठीक है, फिर तो ये क्लॉज लिखने की जरूरत नहीं तलाक के एग्रीमेंट में कि कौन सा बच्चा किसके साथ रहेगा। पर जज साहब एक चीज पूछ लेते हैं, बच्चा भी नहीं है पर ऐसा तो नहीं है कि लेडी प्रेग्नेंट हो, बच्चा पेट में हो। अगर ऐसे केस है तो फिर क्या लिखेंगे जज साहब कि बच्चा अभी तो नहीं है बट निकट भविष्य में बहुत जल्दी पैदा होने वाला है, फिर वो किसके साथ रहेगा वो बात आज ही एग्रीमेंट में लिख दी जाएगी। यही हाल यहाँ पे है। अगर आपने अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई चेंज किया है, फॉर एग्जांपल अभी तक आप कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर में कॉस्ट को निकालते थे फीफो मेथड से, बट इस ईयर में आपने फीफो मेथड को छोड़ के वेटेड एवरेज मेथड को फॉलो करना शुरू कर दिया। इसे कहेंगे चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। क्या होती है अकाउंटिंग पॉलिसी? सर प्रिंसिपल प्लस मेथड इक्वल टू पॉलिसी। प्रिंसिपल है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, मेथड था फीफो अभी तक कॉस्ट निकालने के लिए, लेकिन आपने अब वेटेड एवरेज कर दिया, तो आपने मेथड चेंज किया तो पॉलिसी चेंज हो गई। पॉलिसी किससे बनती है? प्रिंसिपल प्लस मेथड। अब मेथड को चेंज कर लो या प्रिंसिपल को चेंज कर लो, पॉलिसी तो चेंज होनी है। दोनों में से कोई भी एक चीज चेंज कर लो, पॉलिसी प्रिंसिपल चाहे मेथड, पॉलिसी चेंज हो जाएगी। ओके सर जी, तो मेथड बदलते ही पॉलिसी बदल गई, फीफो से आ गए वेटेड एवरेज पे। तो आपका AS1 क्या कहता है कि ये जो चेंज हुआ है अकाउंटिंग पॉलिसी में, अब AS1 जज साहब की तरह पूछ रहा है, बताओ ये चेंज मटेरियल है क्या? इस चेंज से आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर मटेरियल इफेक्ट, इंपॉर्टेंट इफेक्ट पड़ेगा क्या? कंपनी ने कहा हाँ। एस ने पूछा अमाउंट बताओ, अमाउंट कितना है? कंपनी ने बता दिया इतना अमाउंट है, अमाउंट टू बी डिस्क्लोज्ड। यानी नोट्स टू अकाउंट्स में बात लिख दी जाएगी इन्वेस्टर्स के लिए कि पहले तो हम फीफो लगा रहे थे, अब हमने वेटेड एवरेज लगाया है और फीफो से वेटेड एवरेज में आने में इतना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर प्रॉफिट पर इतना फर्क पड़ रहा है। मैंने आपको सिखाया था क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट में डायरेक्ट रिलेशन है। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ता है तो प्रॉफिट बढ़ जाता है, क्लोजिंग स्टॉक घटता है तो प्रॉफिट घट जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स,
अगर अभी तक आप फीफो मेथड फॉलो कर रहे थे और क्लोजिंग स्टॉक आ रहा था 4 लाख, अब आपने वेटेड एवरेज लगा दिया जिसकी वजह से आपका क्लोजिंग स्टॉक आ गया है 4.5 लाख। या यूं समझिए करंट ईयर में भी अगर आप फीफो ही लगाते तो 4 लाख का आपका क्लोजिंग स्टॉक आता, बट करंट ईयर में आपने लगाया है क्या, वेटेड एवरेज, जिसकी वजह से आ रहा है आपका क्लोजिंग स्टॉक 4.5 लाख। तो 50,000 से आपका क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया मेथड चेंज करने की वजह से, जिसकी वजह से 50,000 से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अब इन्वेस्टर को लगेगा कंपनी बढ़िया चल रही है, इनके प्रॉफिट बढ़ गए, लगा दे पैसा। नहीं, AS1 कंपनी से कहता है इन्वेस्टर के साथ गेम मत खेलो, जाओ नोट्स टू अकाउंट्स में लिखो कि तुमने जो मेथड चेंज किया है, जो पॉलिसी चेंज करी है, फीफो से जो वेटेड एवरेज पे आया उसकी वजह से ये 50,000 प्रॉफिट बढ़ रहा है। वैसे तुमने कोई तीर नहीं मारे प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। इन्वेस्टर को इतना ज्ञान थोड़ा ना होता है कि क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट में डायरेक्ट रिलेशन होता है, ये तो हमें पता है, तुम हमारे बच्चों को पता है। यस सर जी, यस सर जी। इसीलिए ये वाला टॉपिक आता है कि जो चेंज हुआ है उसे डिस्क्लोज करना कैसे, वरना कंपनियां इन्वेस्टर के साथ गेम खेल जाएंगी। लिख देंगे कंसिस्टेंसी को हमने तोड़ा है, फीफो की जगह वेटेड एवरेज लगाया, इतना लिख के छोड़ देंगी। और AS1 बोलेगा तुमने बताया नहीं इन्वेस्टर को, कंपनी बोलेगी लिखा था। इन्वेस्टर सोचेगा 50,000 प्रॉफिट बढ़ गया, लगा देगा पैसे। इसलिए AS1 ने कंपनियों से ये भी कहा है कि तुम्हें डिस्क्लोजर देना कैसे है, पूरी डिटेल में बताना है, पूरी डिटेल में बताना है। यस सर जी। अगला केस, AS1 ने कंपनियों से पूछा तुमने चेंज किया है अकाउंटिंग पॉलिसी में, चेंज मटेरियल है, कंपनी ने कहा हाँ, लेकिन हमें अमाउंट नहीं पता, अमाउंट अभी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो AS1 कहता है जाओ नोट्स टू अकाउंट्स में यही बात लिख दो कि तुम फीफो से वेटेड एवरेज पे आए हो, बट उसकी वजह से चेंज कितना हुआ है ये तुम्हें खुद नहीं पता, ताकि इन्वेस्टर के सामने पूरी पिक्चर रहे। अगला केस, AS1 ने कंपनियों से पूछा चेंज किया है तुमने अकाउंटिंग पॉलिसी में, उन्होंने कहा हाँ। AS1 ने पूछा कंपनी से क्या वो चेंज मटेरियल है, कंपनी ने कहा नहीं, इग्नोर कर दो, फिर तो कोई डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है। पर AS1 ने कंपनियों से पूछा तुमने जो चेंज किया है वो अभी तो मटेरियल नहीं है, बट ऐसा तो नहीं है कि आने वाले ईयर्स में वो चेंज बढ़ता जाए और उसका इफेक्ट बढ़ता जाए, आने वाले ईयर्स में वो चेंज मटेरियल हो जाए। ऐसा केस अगर है तो कंपनियों सुन लो, जाओ नोट्स टू अकाउंट्स में लिखो कि तुमने मेथड चेंज किया, पॉलिसी चेंज करी है, जिसकी वजह से इफेक्ट आया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, बट वो करंट ईयर में तो छोटा मोटा है, मटेरियल नहीं है, लेकिन आने वाले ईयर्स में वो चेंज मटेरियल हो जाएगा। ये बात लिखनी पड़ेगी। That's it. That's it. And thereafter, my dear friends, टॉपिक नंबर 7 कोई इसके लिए कहानी का कोई सीन नहीं है। Why AS1 is required? AS1 की जरूरत क्यों पड़ती है? ताकि पॉलिसी को अच्छे से डिस्क्लोज कर सके, इन्वेस्टर्स की मदद कर सके। उसके कुछ एग्जांपल लिखे हुए, फीफो, वेटेड एवरेज, कैश फ्लो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और AS1 की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, इन्वेस्टर उससे बेटर समझ पाते हैं। और AS1 की वजह से एक ही कंपनी के दो अलग अलग ईयर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर करना, या सेम ईयर के लिए दो अलग अलग कंपनियों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर करना आसान हो जाता है, आसान हो। ये पूरा का पूरा मैंने आपको याद करा दिया। टॉपिक 1 सीन 1, शादी का प्रिंसिपल प्लस स्वयंवर का मेथड। टॉपिक 2, शादी के लिए लड़की सेलेक्ट कैसे करोगे, गोरी चिट्टी वाले पॉइंट। टॉपिक 3, 3 कौन सी बातें हैं जहाँ प्री वेडिंग शूट पे लड़की चुप ही रहती है, जो अज्यूम्ड है, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूवल। टॉपिक 4, 3 के वाले सीन में ही शामिल है, फॉलोड तो नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड, नॉट फॉलोड तो डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड। उसके बाद कहानी का सीन नंबर 4, शादी हो जाती है। टॉपिक नंबर 6, शादी सबकी होती है, AS1 भी सारी एंटिटीज पे लगता है। उसके बाद कहानी का सीन नंबर 5, डिवोर्स, जैसा आप पूछ रहे हैं बच्चे हैं नहीं है कितने हैं, ऐसे ही हमारे नोट्स में टॉपिक नंबर 5 AS1 पूछ रहा है कंपनियों से चेंज किया, मटेरियल है नहीं है, कितना है, अमाउंट, वो सब वगैरह वगैरह। और टॉपिक 7 जनरल है, उसका कहानी से कोई लिंक नहीं है। ये हो गया मेमोराइज, साथ के साथ पूरे तरीके से याद। अब तुम सोचोगे तुम्हारे पास इतना ज्ञान आ गया, इतनी मजबूती आ गई प्यारे बच्चों, कि अब क्वेश्चन आने की जरूरत नहीं है पेपर में, ये क्वेश्चन कैसा आएगा, तुम्हें पूरा ऐसे याद हो गया। ऐसा नहीं है कि कोई एक टॉपिक अच्छे से आ गया, कोई एक टॉपिक रह गया, पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक सांस में याद हो गया भाई। कहानी 7 के 7 टॉपिक्स, कहानी ऑल 7 टॉपिक्स, पूरा एस याद है, एक एक वर्ड याद है। इवन आपको ये भी याद है कि सर ने क्वेश्चन 1 क्या है, सर के नोट्स में टॉपिक 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, कहानी से लिंक है, सब पूरा एस याद हो गया। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरी जरा भावना समझिएगा इस समय, मेरी भावना समझिएगा। एग्जामिनर को पूछने तो क्या पूछेगा, तुम डर के जाते हो कि यार AS1 से वो टॉपिक तो आता है, वो आ जाए पेपर में तो ठीक है, वो आ जाए, अरे आने दे भाई कुछ भी। अब तुम्हें पूरा एस याद है। सर आप बार बार क्यों कह रहे हो ये बात, क्योंकि ये बहुत कीमती बात है भाई। तुम किसी क्वेश्चन से डरोगे नहीं, अब तुम किसी क्वेश्चन से डरोगे नहीं, अब तुम तो ये देखना चाहोगे कि इस क्वेश्चन में कितना है दम।
तुम गाना गाओ, क्वेश्चन से गाओ, जम के रखना कदम मेरे क्वेश्चन यार, ऐसे गाना गाना, क्योंकि तुम्हारे पास इतने हथियार है, क्वेश्चन कितना भी दम से कदम रख ले तुम उसे नेस्त नाबूद कर दोगे। पहली क्लास मैंने कहा था तुम क्या कर दोगे, क्वेश्चन को शूट एट साइट। ठीक है सर जी। सर अब हम बेताब हैं, बेचैन हैं। मैंने कहा प्यारे प्यारे बच्चों किस लिए सर, अब हम इस नॉलेज के दम पर, इस मेमोराइजेशन टेक्निक के दम पर सारी चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली समझकर याद कर कर क्वेश्चन से टकराने के लिए अब हम बेताब हैं सर। यस बिल्कुल, अब क्वेश्चंस ही आ रहे हैं आपके सामने। हमारे हेलीकॉप्टर व्यू का तीसरा पार्ट भी खत्म होता है, क्विक रिवीजन। अब हम अपने हेलीकॉप्टर व्यू के चौथे पार्ट की तरफ चलेंगे। ऐसे स्टडी मटेरियल, MCQ, इलस्ट्रेशन, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, MTP, RTP वगैरह वगैरह, केस स्टडीज वगैरह वगैरह। यस सर जी, चलो बच्चों लेट्स मूव। हेलो हेलो बच्चों, चलो जी। तो सबसे पहले जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, अब हम डैम सीरियस रहेंगे। 30 मार्क्स के हमारे MCQs हैं पूरे करिकुलम के अंदर। तो हम लोग भी पूरा कॉन्सेप्ट करने के बाद सबसे पहले MCQs को ठिकाने लगाते हैं। देखिए ICI के स्टडी मटेरियल में केवल और केवल 2-2, 3-3 MCQs हैं पर टॉपिक। अगर आप देखोगे ज़्यादा से ज़्यादा किसी में 5 मिल जाएंगे, आपको 6 मिल जाएंगे। लेकिन भाइयों उतने से काम बनता थोड़ी है। पूछेगा ऐसे कहाँ से दे रखे स्टडी मटेरियल में, थोड़े थोड़े से। इसलिए हमने क्या किया, स्टडी मटेरियल के MCQ से अलग पूरा का पूरा AS पढ़ के जितने भी मैक्स पॉसिबल उसमें से MCQs बन सकते हैं इंस्टीट्यूट द्वारा पूछे जाने के लिए, वो आपके सामने पेश किए हैं। और अभी तक 2 से 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं MCQ बेस्ड। एक भी MCQ हमारी बुकलेट से बाहर नहीं आया है। आप चाहे तो पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर के MCQs भी देख लेना। हमारे साथ ये MCQs कवर अप करने के बाद आपको बाहर महसूस नहीं होगा कुछ भी। इससे बड़ी कोई बात हो सकती है? हम एक एक चीज़ इतना क्रिस्टल क्लियर रख रहे हैं अपने बच्चों के साथ कि पूछिए मत, बस पूछिए मत। क्यों? क्योंकि पूरी ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं ना भाई, जो हो सक रहा है उससे ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं ना भाई। यस सर। और अगर आपको इसी प्रकार से सारे चैप्टर्स के MCQs, सारे चैप्टर की क्विक रिवीजन, पूरा सिलेबस, सब कुछ हमारे साथ करना है, केस स्टडी, MTP, RTP, PYQ वगैरह वगैरह, तो पूरा कोर्स जरूर बाय करें चार्टर्ड स्टडीज एकेडमी से बेस्ट अफोर्डेबल प्राइसेस पर। हार्ड बुक भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं इसी प्राइस में जिस प्राइस में लोग PDF तक ठीक से नहीं दे पा रहे हैं, और अंत तक आपके साथ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से हेल्पलाइन नंबर भी मिलेगा आपको, कॉन्टैक्ट नंबर भी मिलेगा, प्राइस का लिंक भी मिलेगा आपको। चार्टर्ड स्टडीज एकेडमी CA इंटरमीडिएट सफलता रेगुलर बैच सितंबर 25, ये आपका टारगेट होना चाहिए बोथ ग्रुप्स के लिए बच्चों। ठीक है सर जी। चलो तो अब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की यात्रा शुरू करते हैं, लेकर प्रभु का नाम। चलो बच्चों लेट्स स्टार्ट। ये लो जी, अब ठीक है। पहला MCQ आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर पूरे 1000 रुपए के लिए। Which of the following is not a major consideration in selection and application of accounting policies? अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करते वक्त इनमें से किस बात को ध्यान नहीं रखना है? नॉट अ मेजर कंसिडरेशन, कौन सी बात ध्यान रखने योग्य नहीं है? पॉलिसी सेलेक्ट करते वक्त कौन कौन सी बातें होती है ध्यान रखने वाली? ट्रू एंड फेयर व्यू, प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म और मैटेरियलिटी। नीचे पढ़ना जरा, प्रूडेंस, मैटेरियलिटी, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। बी पार्ट देखो, कंपेरेबिलिटी। ये था क्या? नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। कंपेरेबिलिटी को ध्यान में रखने की कोई जरूरत नहीं होती है, नहीं होती है। Thereafter, number 2, adoption of different accounting policies by different companies operating in the same industry affects which of the qualitative characteristics the most? कह रहे हैं adoption of different accounting policies by different companies, अलग अलग कंपनी के द्वारा अलग अलग पॉलिसी अगर फॉलो की जाए, यानी एक कंपनी लगा रही है FIFO मेथड, दूसरी कंपनी लगा रही है वेटेड एवरेज मेथड, तीसरी कंपनी लगा रही है कोई और मेथड, और तीनों कंपनियां ऑपरेटिंग इन सेम इंडस्ट्री, एक ही बिजनेस में, एक ही टाइप का बिजनेस है। फॉर एग्जांपल तीनों का ऑटोमोबाइल्स का बिजनेस है। अब एक इन्वेस्टर ऑटोमोबाइल सेक्टर में लगाना चाहता है पैसा, और तीनों कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ के कंपेयर करना चाहता है कि किस में पैसा लगाऊं, कौन बेटर है, तो उसे दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? अगर तीनों ने अलग अलग पॉलिसी फॉलो कर रखी है, आएगी सर, उसे समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी।
तो कौन सी चीज हर्ट हो गई, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक हर्ट हो गई? अगर हर कंपनी अलग अलग पॉलिसी लगाए, सेम इंडस्ट्री में रहने वाली हर कंपनी अलग अलग पॉलिसी लगाए, तो इन्वेस्टर को कौन सी दिक्कत आने वाली है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक हर्ट हो जाएगी? कंपेरेबिलिटी। दूसरे का आंसर है ए, कंपेरेबिलिटी। कंपेयर नहीं कर पाएगा वो, कंपेरेबिलिटी हर्ट हो जाएगी, आसानी से कंपेरेबल नहीं रहेंगे कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर वो अलग अलग पॉलिसीज फॉलो करती है। Which of the following statement would not be correct in relation to disclosure to be made in the financial statements after making any change in accounting policy? कह रहे हैं अगर आप अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करते हैं, तो जो हमारा टॉपिक नंबर 5 था नोट्स में, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, मटेरियल है, अमाउंट एसर्टेनेबल है, अमाउंट डिस्क्लोज करो। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, मटेरियल है, अमाउंट नहीं पता, फैक्ट लिखो कि मटेरियल तो है चेंज पर अमाउंट नहीं पता। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, मटेरियल ही नहीं है, इग्नोर करो, बट आने वाले ईयर्स में मटेरियल हो जाएगा, तो फिर ये वाला फैक्ट लिख दो कि अभी तो मटेरियल नहीं है चेंज, बट आने वाले ईयर्स में चेंज मटेरियल हो जाएगा। ये जो टॉपिक था प्यारे बच्चों हमारा, कह रहे हैं इस टॉपिक के संबंध में नीचे दी गई कौन सी स्टेटमेंट गलत है। इस टॉपिक के संबंध में नीचे दी गई कौन सी स्टेटमेंट गलत है। बच्चों जरा डी स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे एक बार। If a change is made in an accounting policy which has material effect on the financial statements for the current period and is reasonably expected to have a material effect in later periods, the fact of such change should be appropriately disclosed only in the later periods, that is years next to the year in which the change is adopted. कह रहे हैं अगर आपने कोई पॉलिसी चेंज करी है, इफ अ चेंज इज मेड इन अकाउंटिंग पॉलिसी विच हैज मटेरियल इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर करंट पीरियड, जिस चेंज की वजह से करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर भी मटेरियल इफेक्ट पड़ रहा है, एंड इज रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू हैव मटेरियल इफेक्ट इन लेटर पीरियड्स, और आने वाले ईयर्स में भी मटेरियल इफेक्ट पड़ेगा। The change is required only to be disclosed in later periods। यानी 5 साल का डाटा उठा, आपने एक पॉलिसी चेंज करी जो पहले साल भी मटेरियल इफेक्ट डाल रही है और आने वाले 4 साल भी मटेरियल इफेक्ट डालते रहेगी, तो ये स्टेटमेंट कह रही है कि आपको दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें ईयर में डिस्क्लोजर देना है, पहले ईयर में डिस्क्लोजर नहीं देना। जब पहले ईयर में भी मटेरियल इफेक्ट है उस चेंज का, तो पहले ईयर में डिस्क्लोजर क्यों नहीं दोगे भाई? ये केस आपको वहां फंसा रहा है जहां पे ये नहीं होता था कि पॉलिसी चेंज करी है, चेंज का इफेक्ट मटेरियल ही नहीं है, लेकिन फ्यूचर ईयर्स में मटेरियल होगा तो फ्यूचर ईयर्स में ही डिस्क्लोज करके चलना। वो वाले केस में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया है क्वेश्चन ने। मैंने क्या पढ़ाया आपको? मैंने कहा करंट ईयर में चेंज मटेरियल नहीं है तो करंट ईयर में डिस्क्लोज मत करो, बट अगर आने वाले ईयर्स में मटेरियल हो जाएगा तो ये बात करंट ईयर में लिख दो कि अभी तो मटेरियल नहीं है बट आने वाले ईयर्स में मटेरियल होगा, जो चेंज का इफेक्ट है वो। ये क्वेश्चन कह रहा है चेंज करंट ईयर में भी मटेरियल है, आने वाले ईयर में भी चेंज का इफेक्ट मटेरियल होगा, तो भाई करंट ईयर में भी डिस्क्लोज करो, आने वाले ईयर में भी डिस्क्लोज करो। तो डी स्टेटमेंट गलत हुई, जिसमें ये लिखा है करंट ईयर में डिस्क्लोज मत करो, आने वाले ईयर्स में करो। जब करंट ईयर में भी मटेरियल है तो करंट ईयर में भी डिस्क्लोजर होगा, 100% होगा। बाकी 3 स्टेटमेंट ABC आप पढ़ लेना, बिल्कुल करेक्ट मिलेंगे आपको। नंबर 4, AS1 इज रिलेटेड टू। AS1 किससे रिलेटेड है? डिफरेंशिएशन बिटवीन पॉलिसी एंड एन एस्टिमेट। AS1 पॉलिसी और एस्टिमेट के डिफरेंस के बारे में बताता है, रिकॉग्निशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज को रिकॉर्ड करना सिखाता है, डिस्क्लोजर ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी। सी ठीक है सर, AS1 ना डिफरेंस बताता है ना, रिकॉर्ड करना सिखाता है, डिस्क्लोज करना बताता है। दिल की गिरहा छोड़ दो, सारे राज खोल दो, डिस्क्लोज कर दो, यही तो गाना गाया था हमने पहली क्लास में। यस सर, तो AS1 का सी पॉइंट है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। नंबर 6 पर आएंगे, AS1 एंश्योर्स कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ट्रू। हमारे टॉपिक नंबर 7 में साफ साफ लिखा हुआ था AS1 प्रोमोट्स बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड बेटर कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। AS1 क्या करता है? AS1 सारी कंपनियों को कह देता है तुमने जो जो पॉलिसी करी डिस्क्लोज करो। जब अलग अलग कंपनियों की बैलेंस शीट इन्वेस्टर के हाथ में आती है तो वो देख लेता है इसने ये पॉलिसी फॉलो करी, इसने ये, तो कंपेयर करना आसान हो जाता है। AS1 से कंपेरेबिलिटी बढ़ती है। ट्रू। अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करते वक्त कंपेरेबिलिटी की जरूरत नहीं है। MCQ नंबर 1 में जिस चीज की जरूरत नहीं थी वो थी कंपेरेबिलिटी, बट हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि AS1 की वजह से कंपेरेबिलिटी भी मिलती है। ये सच है, ये ट्रू है। नंबर 7, एज पर AS1 डिस्क्लोजर एज पर AS1 आर मेड। AS1 डिस्क्लोजर कहां करवाता है?
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट में, बैलेंस शीट के नीचे, एज अ फुट नोट टू बैलेंस शीट मतलब बैलेंस शीट के नीचे, इनसाइड द बैलेंस शीट के अंदर, या फिर ए पॉइंट थ्रू द नोट्स टू अकाउंट्स। मैंने आपको क्या बताया, बैलेंस शीट के बाद में एक नया पेज बनता है नोट्स टू अकाउंट्स के नाम से, उसमें सारी पॉलिसीज को डिस्क्लोज करना होता है कि आपने अकाउंटिंग करते वक्त कौन कौन सी पॉलिसीज फॉलो करी है। तो ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि AS1 पॉलिसीज को किस तरीके से डिस्क्लोज कराता है। तो बताओ किस तरीके से डिस्क्लोज कराता है। नंबर ए, नोट्स टू अकाउंट्स के माध्यम से, थ्रू दी नोट्स टू अकाउंट्स। नंबर 8, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस आर रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड इवन इफ दे आर फॉलोड। अगर गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल फॉलोड है, फिर भी आपको फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन यानी इन तीनों का डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि हाँ जी इनको फॉलो किया है। फॉल्स, वो तो फॉलोड नहीं होते तब डिस्क्लोज करना पड़ता है, फॉलोड है तो क्यों डिस्क्लोज करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेम द 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन कौन कौन से हैं। गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूअल या ऑल द अबव। ऑल द अबव, डी। नंबर 10, अ चेंज इन एन अकाउंटिंग पॉलिसी इज रिक्वायर्ड बाय लॉ शुड बी अप्लाइड रिट्रोस्पेक्टिवली। रिट्रोस्पेक्टिवली कह रहे हैं अगर किसी अकाउंटिंग पॉलिसी में आप चेंज करते हो तो उसे रिट्रोस्पेक्टिवली आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास फॉल्स। भाई अगर अकाउंटिंग पॉलिसी में आप चेंज करते हो तो उसका इफेक्ट आपको बताना है, अभी के लिए कितना है, आने वाले ईयर्स में कितना है, बस बात खत्म। रिट्रोस्पेक्टिवली का क्या मतलब हो गया। यस सर जी। नंबर 11, AS1 इंश्योर्स कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये तो दोबारा रिपीट हो गया मेरे हिसाब से, इसका ट्रू हो जाएगा। नंबर 12, a change in an accounting policy having material effect should be disclosed in financial statements as notes to accounts, should be disclosed in board of directors report, should be disclosed in statement of changes in equity, all the above। कह रहे हैं a change in an accounting policy, अगर आपने किसी अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज किया है having material effect, और उस चेंज का इफेक्ट भी जो है वो मटेरियल है, तो उसे कहाँ डिस्क्लोज करके चलोगे आप। ए, नोट्स टू अकाउंट्स में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट या स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, इनमें थोड़ी। नंबर 13, इफ वी कैन नॉट एसरटेन द इफेक्ट ऑफ अ चेंज इन पॉलिसी, अगर चेंज इन पॉलिसी की वजह से इफेक्ट कितना पड़ रहा है, वी कैन नॉट एसरटेन, अगर हम उसको एसरटेन नहीं कर पा रहे हैं। आपने पॉलिसी चेंज करी, इफेक्ट मटेरियल पर, अमाउंट नहीं पता, जैसे आपने पूछा बच्चे हैं, उन्होंने कहा हाँ पर कितने ये नहीं पता, तो क्या करना पड़ेगा, यही फैक्ट डिस्क्लोज कर दो कि बच्चे कितने हैं यही नहीं पता, यही फैक्ट डिस्क्लोज कर दो कि पॉलिसी चेंज होने से इफेक्ट मटेरियल है पर अमाउंट कितना है ये नहीं पता। इसका आंसर ए हो जाएगा, द फैक्ट शुड बी डिस्क्लोज्ड, द फैक्ट शुड बी डिस्क्लोज्ड। नंबर 14, AS1 डील्स विद प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फॉल्स, कह रहे हैं AS1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना सिखाता है, प्रेजेंट करना सिखाता है, नहीं, उसमें डिस्क्लोजर सिखाता है पॉलिसीज की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं वो AS1 थोड़ी सिखाता है। नंबर 15, अकाउंटिंग पॉलिसीज शुड बी डिस्क्लोज्ड, अकाउंटिंग पॉलिसीज को कब डिस्क्लोज करना चाहिए, मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली या एनुअली। एनुअली बच्चों, एनुअली, एनुअली, ठीक है, ओके सर। इसका आंसर एनुअली रहेगा। हर महीने आपको अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज नहीं करनी कि ये इस महीने ये करिए, 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 करिए। आप पिछले साल कौन सी करी थी और इस साल कौन सी करी, एनुअली फॉलो कर, एनुअली डिस्क्लोज करके चलो। सर करंट ईयर में पहले 4 महीने हमने कोई और पॉलिसी फॉलो करी थी, उसके बाद अगले 8 महीने कोई और पॉलिसी फॉलो करी। हाँ तो ये बात नोट्स टू अकाउंट्स में लिख देना ना कि पहले 4 महीने तो वही पॉलिसी थी पिछले साल वाली, अगले 8 महीने चेंज करी हमने। पर ऐसा नहीं कि आप हर महीने रिपोर्ट करके चलोगे, क्वार्टरली रिपोर्ट करके चलोगे, एनुअली, एनुअली इज द आंसर। ठीक है सर। नंबर 16, AS1 प्रोवाइड्स गाइडेंस ऑन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी ये एक MCQ को हम धमका के आए थे नंबर 14 को, जो कह रहा था AS1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना और प्रेजेंट करना सिखाता है। हमने कहा चल झूठ मत बोल, फॉल्स। वो फिर से दूसरा रूप लेके नंबर 16 में आ गया, कह रहा है चलो बनाना नहीं सिखाता पर बनाने के बारे में गाइड तो करता है। अब वो दूसरे शब्द लेकर के आ रहा है, तब भी फॉल्स। भाई वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ना बनाना सिखाता है, ना प्रेजेंट करना सिखाता है AS1, ना ही गाइडेंस देता है कि कैसे कैसे बनेगा। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन की बात ही नहीं करता। AS1 किसकी बात करता है, जो पॉलिसी फॉलो करी उन्हें बता दो लोगों को, बस ये ऑर्डर देता है, आदेश देता है। गाइडेंस की बात कहां से आ गई, वो गाइड कर रहा है AS1 कि मेरी बात मानोगे तो ठीक रहोगे, आगे तुम्हारी मर्जी, ऐसा कह रहा है। नहीं, वो क्या कह रहा है, ऑर्डर दे रहा फॉलो करो, चलो डिस्क्लोज करो। और ऑर्डर भी किसके बारे में दे रहा है कि पॉलिसी को डिस्क्लोज करो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तो बात ही नहीं आ रही, फिर भी प्रिपरेशन की और प्रेजेंटेशन की वो अलग बात है। नोट्स टू अकाउंट्स जो बनवा रहा है नोट्स AS1 कि भाई नोट्स टू अकाउंट्स बनाओ और उसमें अकाउंटिंग पॉलिसी जो फॉलो करें उनका डिस्क्लोजर दो, उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ही हिस्सा कहते हैं, वो अलग बात है।
बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मुख्य होती हैं वो ये होती हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, SPL, बैलेंस शीट, अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी वगैरह वगैरह, ये सब होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं, इन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं। तो इनके बारे में इनको बनाना थोड़ा ना सिखाता है, इनके बनाने के बारे में कोई गाइडेंस थोड़ी देता है। 16th का भी फॉल्स हो जाएगा। 17, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज आर डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज आर डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बच्चों बेसिकली ये AS 29 AS 29 का MCQ है, बट हमने यहाँ पे इसको पूछ लिया है थोड़ा सा, क्योंकि हल्का सा आइडिया AS 1 में भी आपको इस चीज़ का होना चाहिए कि कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज़ क्या होती है और उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहाँ डिस्क्लोज करके चलते हैं। मैं एक उदाहरण दे देता हूँ आपको। लायबिलिटी तो जानते हो, हाँ सर, जो उधारी हमारे सर पे है, जो पैसा हमें चुकाना है, व्हाट वी हैव टू पे इज कॉल्ड द लायबिलिटी। कॉन्टिंजेंट का मतलब ऐसी पेमेंट जो करनी पड़ भी सकती है ना भी करनी पड़े। जो पेमेंट करनी ही करनी है लायबिलिटी, जो पेमेंट हो सकता है करनी पड़े, हो सकता है ना करनी पड़े, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। जो पेमेंट करनी ही करनी है लायबिलिटी, जो हो सकता है करनी पड़े, जो हो सकता है ना भी करनी पड़े, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। 2 बार रिपीट कर दिया। सर उदाहरण दो कोई। आपने किसी को गुड्स सप्लाई किया 1 लाख रुपए के, आपने उसे गुड्स दे दिए, सामने वाले ने आपको 1 लाख रुपया दे दिया, ठीक है, सब कुछ क्लियर हो गया। 2 दिन बाद उसका फोन आता है कि यार गुड्स तो डिफेक्टिव निकले। हम कह रहे हैं हमारे यहाँ से तो ठीक गए थे यार, तुम्हारे यहाँ जाके तुमने कुछ गड़बड़ करी होगी। वो कह रहा है नहीं नहीं, हमने खोल के ही आज देखे हैं 2 दिन बाद तुमने भेजे डिफेक्टिव थे। हमने कहा ये क्या बात हुई, हमने सही भेजे। वो कह रहा नहीं तुमने गलत भेजे। झगड़ा हो गया, बात चली गई कोर्ट तक। उसने हमारे ऊपर केस डाल दिया कि भाई इन्होंने 1 लाख रुपए ले लिए हैं और खराब माल भेजा है। अब केस चल रहा है कोर्ट में। केस का फैसला इतनी जल्दी तो आता नहीं, केस का फैसला आता है धीरे धीरे। केस चल रहा है तो केस के लिए हमने भी अपना वकील हायर कर लिया, ठीक है। अब केस चलते चलते बीच में आ जाती है 31 मार्च, बीच में आ जाती है 31 मार्च। CA आता है और हमसे पूछता है कि जी वो आपके ऊपर वो केस चल रहा है, वो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी। हम अपने वकील से पूछते हैं कि जी CA साहब पूछ रहे हैं वो पेमेंट करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी। वकील साहब कह रहे हैं जी अभी डामाडोल है कहानी, अभी हो सकता है पे करनी भी पड़े, हो सकता है पे ना भी करनी पड़े। तो फिर CA क्या करेगा, CA बैलेंस शीट के नीचे एक फुट नोट देगा, उसमें लिखेगा कि जी एक केस चल रहा है जिसका फैसला आना भी बाकी है, हो सकता है पेमेंट करनी पड़े, हो सकता है पेमेंट ना करनी पड़े। अब इसके कुछ परसेंटेज भी होते हैं, कितने % चांस जीतने के हैं, हारने के हैं, वो सब हम AS 29 में पढ़ेंगे। अभी के लिए तुम खाली इतना जानो कि हाँ अगर कोई कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है, कि हाँ अगर कोई ऐसी लायबिलिटी है जिसे हो सकता है पे करना पड़ जाए, हो सकता है ना भी करनी पड़े, बट हो सकता है पे करना पड़ जाए, तो बैलेंस शीट में तो मत लिखना लायबिलिटी में, क्योंकि वो पक्की लायबिलिटी नहीं है अभी। बट इन्वेस्टर्स को जानना जरूरी है, तो बैलेंस शीट के जस्ट नीचे, बैलेंस शीट के कदमों में, पैरों में, फुट में एक नोट दे देना, एक फुट नोट दे देना बैलेंस शीट के नीचे कि ये कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी जो हो सकता है पे करनी पड़े, हो सकता है ना भी करनी पड़े। बट इन्वेस्टर को जानना जरूरी, इन्वेस्टर को तो बता दो, इन्वेस्टर को तो पता होना चाहिए, ताकि वो ये देख ले कि यार अगर देनी पड़ गई तो कहीं ऐसा ना हो हमारा पैसा डूब जाए। कम से कम ये बात उसकी नज़र में तो होनी चाहिए। यस सर, यस सर। ओके जी, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी को डिस्क्लोज करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। कहाँ, बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट में। नोट्स टू अकाउंट्स अलग है, नोट्स टू अकाउंट्स बैलेंस शीट से अलग ही एक पेज होता है जहाँ पे अकाउंटिंग पॉलिसीज को डिस्क्लोज किया जाता है, कौन कौन सी फॉलो करिए। ये क्या है, ये बैलेंस शीट वाले पेज पे ही बैलेंस शीट के जस्ट कदमों में एक नोट है, फुट नोट है। ठीक है सर, ठीक है। नंबर 18, सब्सटेंस ओवर फॉर्म इज वन ऑफ द बेसिस फॉर सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। ट्रू, 18th का आंसर ट्रू है। कहना है अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करते वक्त सब्सटेंस ओवर फॉर्म भी एक आधार होता है, वन ऑफ द बेसिस होता है। बिल्कुल ठीक, उन 4 में से एक सब्सटेंस ओवर फॉर्म भी होता है। ट्रू। बताओ जी, बताओ बच्चों, आया कुछ समझ? सर आया कुछ? सर अब आप पूछ लो हमसे, आपको कुछ पूछना हो तो हमसे AS 1 के बारे में। बस यही चाहिए बच्चों, यही दिल इच्छा है, यही ख्वाहिश है। दिस इज द अल्टीमेट रिक्वायरमेंट। यही चाहत है कि आप सारे बच्चों को चीज़ इतनी क्लैरिटी से समझ में आए जितना आपकी ज़रूरत है, इतना अच्छे तरीके से याद हो जाए कि रिवीजन में समय बचे, इतने अच्छे तरीके से MCQs हो जाए तो ऐसा लगे ये तो पहले ही पढ़ रखे थे, इनमें तो कुछ था ही नहीं। और पेपर में फिर फुल में से फुल मार्क्स कैसे ना आए, 90+ कैसे ना आए, एग्जामिनेशन रैंक्स कैसे ना आए।
मधुबन में जो कन्हैया किसी गोपी से मिले, राधा कैसे न चले, राधा कैसे न चले। स्टोरी के माध्यम से जो तुम सारे एएस अच्छे से पढ़ो, रैंक कैसे न मिले, रैंक कैसे न मिले। राइट बच्चों? यस सर जी। चलिए जी, तो अब हमारे पास हैं इलस्ट्रेशंस, प्रैक्टिकल्स और कुछ केस स्टडीज़, एमटीपी, आरटीपी, पीवाईक्यू वगैरह 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 वगैरह। आने वाली क्लिप्स में उनको कवर अप करके चलेंगे। तब तक के लिए बच्चों हम चाहेंगे आपसे थोड़ी सी देरी के लिए अलविदा। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय। कोई डाउट हो पूछ लेना, कॉन्टैक्ट कर लेना। ये वाले तो यूट्यूब पर भी है, कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हो अपनी क्वेरी। एंड पूरा कोर्स जरूर बाय करें, सी इंटरमीडिएट सफलता रेगुलर बैच सितंबर 25 के लिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर भी है, बाय करने का लिंक भी है। सी इंटर सितंबर 25, चार्टर्ड स्टडीज एकेडमी सफलता रेगुलर बैच, बोथ ग्रुप्स जरूर बाय करें। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।